वेलकम बैक एवरीवन। हमने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट साथ में स्टार्ट करा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने एक रोड मैप बता दिया था कि कैसे इस पोर्शन को कवर करना है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद हम गवर्नर का पोर्शन देखेंगे, क्योंकि इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम जैसी हैं। प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर है, ऐसे ही गवर्नर के पास भी है। दोनों के पास ही वीटो पावर है। कुछ चीज़ों का डिफरेंस है जो हमने साथ में कंपेयर करते जाना है। ऐसे ही हमने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को भी साथ में कवर करना है, क्योंकि सी पॉलिटी को कवर करने का यही करेक्ट मेथड है। अगर आप चीज़ों को सेग्रीगेट करके पढ़ोगे तो फिर एग्जाम टाइम में फैक्ट्स रिकॉल नहीं हो पाएंगे। तो हमने कंपेयर करके पढ़ना है दोनों को, सेंटर को भी और स्टेट को भी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन करा है, वो जाकर देखें इससे पहले। आज हमने वैसे देखना है इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ओथ इनको कौन एडमिनिस्टर करता है, और ऑफिस की कंडीशंस क्या हैं। विद मेथड विद ट्रिक इनको याद रखेंगे। टर्म देखनी है इनकी। और ऐसे ही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पीचमेंट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। इसका प्रोसेस कैसे चलता है वो समझेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में है सिंपल रेजोल्यूशन। उसके बाद हमने वैकेंसी देखनी है कि दोनों के केस में वैकेंसी कैसी होती है। पावर्स को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स ऐसा है नहीं, प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हम विद ट्रिक्स कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखेंगे प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है। पहले उसको इंडिया का एक सिटीजन होना होगा, 35 ईयर की एज उसकी कंप्लीट हो चुकी हो, साथ ही वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफाइड हो। देखिए यहाँ पर अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं बोला गया है कि वो लोकसभा का मेंबर हो, बस इतना ही बोला गया है कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। क्वालिफिकेशंस क्या है लोकसभा के लिए कि वो 25 ईयर एज कंप्लीट हो चुकी हो। इन केस ऑफ लोकसभा भी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बस इन सब चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट के लिए जो भी कैंडिडेट होगा वो क्वालिफाई करे, लोकसभा का मेंबर होने के लिए नहीं बोला गया है। ऐसे ही यहाँ पर बात करी गई है कि कोई भी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वैसे इसको मैं अलग भी बताऊंगी, फॉर द टाइम बिंग याद रखें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसी पोजीशन होती है जिससे किसी पर्सन को जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट में कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है, उस पोजीशन में रहते हुए भी उस इंसान को कहीं और जगह से फाइनेंशियल बेनिफिट्स आ रहे हों, या फिर फाइनेंशियल गेन हो रहा हो, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवांटेज हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कोई भी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बनना चाहेगा वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, ना ही यूनियन गवर्नमेंट में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में, किसी लोकल अथॉरिटी में भी नहीं, और ना ही किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में, मतलब पीएसयू की यहाँ पर बात करी गई है। और अगर प्रेसिडेंट बनने वाला जो कैंडिडेट है वो इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो उसको ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ पाएगा, प्रेसिडेंट के लिए वो क्वालिफाई हो पाएगा। अगर हम देखें वाइस प्रेसिडेंट के केस में तो उसको भी इंडिया का सिटीजन होना होगा, 35 ईयर की एज होगी, लेकिन यहाँ पर है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। और राज्यसभा के लिए एज कितनी है, 30 ईयर। लोकसभा के लिए कितनी थी, 25 ईयर। और राज्यसभा इस वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी बोला गया है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। और ऐसे ही अगर किसी भी पर्सन को किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन फाइट करना है तो उसके लिए उसको 50 इलेक्टर्स का प्रपोजल 50 इलेक्टर्स उसके लिए एज प्रपोजर्स होंगे, और 50 इलेक्टर्स ही उसके लिए सेकंडर्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि 50 जो इलेक्टर्स होंगे वो इस ए पर्सन ने, जिसने भी कैंडिडेट बनना है, 50% इस ए कैंडिडेट का नेम प्रपोज करेंगे, और 50 कैंडिडेट्स ही इस ए पर्सन का नेम सपोर्ट भी करेंगे। दोनों के लिए 50-50 ही है। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये नंबर है 20 और 20 ही प्रपोजर हैं और 20 ही सेकंडर हैं। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 20% का ही उसको सपोर्ट होना चाहिए, और 20% ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए नेम प्रपोज करेंगे। और दोनों के केस में ही एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है 15K का, 15,000 का। और अगर ड्यूरिंग इलेक्शन कोई भी कैंडिडेट 1/6 ऑफ वोट्स को सिक्योर नहीं कर पाता है, उस टाइम पर इस अमाउंट को फोरफीट कर लिया जाएगा, मतलब कि रिफंड नहीं करा जाएगा। अब देखते हैं इनका ओथ का सिस्टम कैसा है।
इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ एडमिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट को, और अगर ये ना हुए तो उस केस में फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ एडमिनिस्टर करेंगे, जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट में इलेक्ट हो चुका है। अब देखिए ओथ के लिए क्या है, आपने कॉप याद रखना है ये वर्ड। सी से है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ओ से है ऑफिस एंड पी से है पीपल ऑफ इंडिया। तो ओथ क्या है, सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए मैंने पहले ही बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम, प्रिजर्व करने का काम और डिफेंड करने का काम किसका है, क्योंकि प्रेसिडेंट का। तो वो ओथ भी यही लेंगे, ओथ भी वो यही लेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को प्रिजर्व करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। और ओथ में क्या होगा कि अपने ऑफिस की वो ड्यूटीज को फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे, फेथफुली ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे, और जो लोग हैं इंडिया के लोग, इनके लिए वो डिवोटेड होंगे, इनका ही वेलबींग देखेंगे और इनके लिए ही वो सर्विस देंगे। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट के केस में सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने ओथ एडमिनिस्टर करी। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट खुद प्रेसिडेंट उनको ओथ एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर कोई ऐसा इंसान जो प्रेसिडेंट ने बोला हो कि हाँ ये मेरे बिहाफ पर आपको ये इंसान ओथ एडमिनिस्टर करेगा। इसके लिए आपने सिंपल सीओ याद रखना है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑफिस, कि ऑफिस की ड्यूटीज को भी वो फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे। ऐसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एलिजेंस शो करेंगे, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ही वो फेथफुल रहेंगे। तो ये होगी इनकी ओथ। अब आगे देखें हम कि इनके ऑफिस की कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रेसिडेंट पर। प्रेसिडेंट की कंडीशंस के लिए आपने याद रखना है वर्ड मोर। एम से सबसे पहले है मेंबर। तो जो भी इंसान प्रेसिडेंट का जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड करेगा वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा, उनका कोई भी मेंबर नहीं होगा ये इंसान। और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर भी नहीं होगा। मतलब कि जो भी इंसान प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेगा, ना तो वो पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर होगा और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस का वो मेंबर होगा। और अगर ऐसा इंसान जो कि इन दोनों में से किसी का भी मेंबर है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करता है, तो उस केस में उनको ये सीट्स वैकेट करनी होगी। साथ में ओ, नेक्स्ट है ओ से आपने याद रखना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सिंपल है कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करेगा। आर से है रेजिडेंस, तो उसके पास ये एंटाइटल्ड होगा, वो उसके पास मतलब ये प्रिविलेज है कि वो राष्ट्रपति भवन को एज अपना रेजिडेंस यूज कर पाए। ई से आपने याद रखना है इमोल्यूमेंट्स। दो चीजें हैं अब इसमें कि सारी की सारी जितनी भी इमोल्यूमेंट्स होंगी या फिर प्रिविलेजेस होंगी उनके लिए पार्लियामेंट डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट के लिए। ऐसे ही जितने भी टाइम के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस में है उस टाइम में उनकी जो इमोल्यूमेंट्स है, उनको जो भी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, अलाउंसेस मिली हैं, उनको कम नहीं करा जा सकता, उनको डिमिनिश नहीं करा जा सकता जब तक वो ऑफिस में है। अब अगर हम देखें वाइस प्रेसिडेंट की, तो इसमें सिंपल ये है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होंगे और ऐसे ही वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करेंगे। इनमें सिर्फ ये दो है, इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट के लिए आपने मोर वर्ड याद रखना है जिसमें है कि किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होंगे, पार्लियामेंट का भी नहीं और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के का भी नहीं। ओ से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। आर से वो राष्ट्रपति भवन को का रेजिडेंस यूज कर पाएंगे। ई से है इमोल्यूमेंट्स के पार्लियामेंट ही और इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस को डिसाइड करेगा और इन इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस को उनकी टर्म के ड्यूरिंग डिमिनिश भी नहीं करा जा सकता, कम भी नहीं करा जा सकता। अब देखिए जो प्रेसिडेंट है उनको कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई हैं, कुछ इम्यूनिटीज हैं सिविल और ऐसे ही क्रिमिनल। तो ये बात करी गई है आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट को भी इम्यूनिटी मिली हुई है और ऐसे ही गवर्नर को भी 361 में ही इम्यूनिटी मिली हुई है। पहली क्या है कि जब भी वो अपने ऑफिस में है, जितना टाइम अपने ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल एक्ट्स के लिए उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं करी जा सकती। फॉर एग्जांपल कोई मर्डर वगैरह हो गया, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, तो कोई भी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं करी जा सकती। ऐसे ही उनको सिविल इम्यूनिटी भी मिली हुई है कि जब तक वो ऑफिस में है उनको पहले सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 मंथ का नोटिस देना होगा। ये भी चीज आर्टिकल 361 में ही बोली गई है।
तो ये है प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट देयर आर नो सच इम्यूनिटीज। अब चलते हैं इनकी टर्म के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दें, फीडबैक दें। अगर कहीं पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उसके रिगार्डिंग भी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही केस में 5 ईयर का इनकी टर्म है। 5 ईयर के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। 5 ईयर के लिए दोनों ही ऑफिस होल्ड करेंगे, प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी। और अगर 5 ईयर से ज़्यादा टर्म के लिए दोनों ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं वो तब होगा जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और उस टाइम तक जो आने वाला जो और इंसान होगा जिसने सक्सेसर बेसिकली जिसने प्रेसिडेंट बनना है, अभी तक उसने चार्ज एज्यूम नहीं करा है, अभी तक उसने ऑफिस होल्ड नहीं करा है। मान लीजिए कि 6 मंथ का इनको टाइम दिया जाता है। इनकी टर्म खत्म होने से पहले इनको 6 मंथ का टाइम मिलता है कि विद इन 6 मंथ इलेक्शंस होने चाहिए। और जब तक ये नहीं हो रहे हैं, इन मान लीजिए कोई डिले आ गया, तो तब तक जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट है जिसकी टर्म खत्म होने वाली है वो ही ऑफिस को होल्ड करेगा। और ऐसा ही वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी है। और ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कितने भी नंबर ऑफ टाइम ये प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं और ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी कोई इंसान कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए ही बन सकता है। इन केस ऑफ यूएसए जो इंसान प्रेसिडेंट बनता है वो सिर्फ दो बार ही बनता है, 2 बार से ज्यादा नहीं होता है। अब अगर देखें इसका रेजिग्नेशन, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा और जो ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे प्रेसिडेंट को। अगर इनकी रिमूवल करनी है प्रेसिडेंट की तो वो होगी थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट देखेंगे अब हम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ग्राउंड दी गई है कि इम्पीचमेंट की ग्राउंड क्या है, वो है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्रेसिडेंट को प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अगर वो खुद ही वायोलेट करेंगे इस चीज को तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो उस केस में इनको रिमूव कर दिया जाएगा फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसी कोई भी ग्राउंड नहीं दी गई है, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो सिंपल रेजोल्यूशन से हो जाएगा। जो अब देखते हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले इसका इनिशिएशन देखेंगे कि कैसे ये स्टार्ट करा जाता है। इम्पीचमेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इसको बोलते हैं, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन। और ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। और इंट्रोड्यूस करने से पहले 1/4 मेंबर इसको साइन करने चाहिए। मतलब कि जिस भी हाउस में अगर लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करा गया है तो उस हाउस के लोकसभा के 1/4 मेंबर इस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को साइन करेंगे। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन स्टार्ट करा गया है। तो ये रहेगी इसकी इनिशिएशन। अब मान लीजिए जो हाउस में स्टार्ट करा गया था वो थी लोकसभा में इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करा गया। उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा इसको स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास करेगी। ऐसे ही अगर ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा गया है तो राज्यसभा इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी और उसके बाद जाएगा फिर लोकसभा में। अच्छा, ये मेजॉरिटीज वगैरह जो हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इनको मैंने विद एग्जांपल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपने वो जाकर वीडियो देख लेनी है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात हो रही है स्पेशल मेजॉरिटी की तो एक माइंड में पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो अब देखते हैं कि अगर लोकसभा में इम्पीचमेंट प्रोसेस इंट्रोड्यूस करा गया है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट तो लोकसभा उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी। अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया है तो फिर उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस काम करेगी। राज्यसभा जो होगी वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करेगी। ये जो प्रोसेस होगी इम्पीचमेंट की, क्योंकि अब देखिए ना ये हाउस एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस काम कर रहा है, इसका काम सारे के सारे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की। अब जो राज्यसभा होगी वो भी इसको स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास करेगी। इसको पास करने के बाद अगर राज्यसभा ने भी पास कर दिया हुआ है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन तो जो प्रेसिडेंट, जो कैंडिडेट होगा प्रेसिडेंट वाला, वो प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड, वो रिमूव हो जाएगा।
लेकिन अब तक किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं करा गया है। अब इसमें ये याद रखना है आपने कि देखिए ये तो होगी प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब इसका इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, लेकिन इसकी रिमूवल के टाइम ये नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्शन के टाइम पर इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ये इसका इम्पीचमेंट प्रोसेस कवर हो गया। अब हमने देखना है कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में रिमूवल कैसे होती है। वाइस प्रेसिडेंट को सिंपल एक रेजोल्यूशन से ही रिमूव करा जाता है। इसके लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं चलती है। इसके लिए राज्यसभा में जो अगर रेजोल्यूशन जाएगा तो वो उसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेंगे। ऐसे ही अगर लोकसभा में ये रेजोल्यूशन जाएगा तो उसको फिर वो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कर देंगे। ये चीजें आपने याद रखनी है। इन दोनों को भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। अब देखिए ये चीज आपने याद रखनी है कि जो रेजोल्यूशन होगा ये वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल का, इसको सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाएगा, लोकसभा में नहीं। और उस इंसान को 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। प्रेसिडेंट के केस में भी उसको 14 डेज का नोटिस दिया जाता था और यहाँ पर भी 14 डेज का है। लेकिन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता था। वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। सिंपल रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेंगी और ऐसे ही जो लोकसभा होगी वो सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। अब देखना है कि इनकी वैकेंसी कैसे होती है। देखिए अगर तो टर्म ऑफिस की खत्म हो रही है तो उस केस में तो सिंपल इलेक्शन होगा, लेकिन अगर सिंपल टर्म ही खत्म हो रही है प्रेसिडेंट की तो उस केस में जो इलेक्शन होगा उसको टर्म खत्म होने से पहले कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले टर्म खत्म होगी और उसके बाद इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए, नहीं, टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन करवाया जाएगा। और इस केस में अगर इलेक्शंस करवाने में डिले हो जाता है तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होगा वो ही ऑफिस को होल्ड करेगा। और ये चीज करी जाती है इंटररेगनम को प्रिवेंट करने के लिए। इंटररेगनम होता है कि ऑफिस में कोई मतलब वेकेंट नहीं रहना चाहिए। ऑफिस में कोई ना कोई इंसान रहना ही चाहिए। वैसे भी हमारे आर्टिकल 52 में ये बोला गया है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने ही चाहिए, तो इंटररेगनम नहीं होना चाहिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए ही बोला जाता है कि अगर इलेक्शंस में डिले हो जाता है तो उस केस में आउटगोइंग प्रेसिडेंट ही ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे जब तक सक्सेसर उस ऑफिस का चार्ज ले नहीं लेता। और इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। देखिए ये वाली जो सिचुएशंस है ना, इनमें अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करेगा। बट अगर सिर्फ सिंपल टर्म की एक्सपायरी होने वाली है, टर्म खत्म होने वाली है, उस केस में जब इलेक्शंस हो रहे होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। किन केसेस में होल्ड करेगा? सबसे पहले रेजिग्नेशन के केस में, जब उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को दिया है और जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे फिर आगे वो स्पीकर को देंगे। अब देखिए ये याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं प्रेसिडेंट का। ऐसा वो क्यों करें? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कौन है? खुद वो राज्यसभा के चेयरमैन है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। तो वो फिर दूसरे हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसी को ही तो रेजिग्नेशन लेटर देंगे ना। तो दोनों हाउसेस की फिर वो इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी उसमें, और इलेक्शंस विद इन 6 मंथ ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ऐसे ही अगर इम्पीचमेंट चल रही है प्रेसिडेंट की या फिर रिमूवल प्रोसेस चल रही है, उस केस में भी इलेक्शंस विद इन 6 मंथ करवाए जाएंगे। अगर डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की ड्यूरिंग ऑफिस, अभी टर्म चल रही थी बट उनकी डेथ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर ना एग्जाम्पल है एक जाकिर हुसैन जब ये प्रेसिडेंट थे, ये ड्यूरिंग ऑफिस इनकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही फखरुद्दीन अली अहमद भी थे एक। अच्छा, जाकिर हुसैन के टाइम फिर वीवी गिरी जो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट थे वो ऑफिस होल्ड करते हैं। और जब वीवी गिरी जी ने खुद प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए रिजाइन कर दिया था तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एम हिदायतुल्ला थे, उन्होंने एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करा था। तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं। इन केस ऑफ डेथ भी क्या होगा, विद इन 6 मंथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। और टिल देन अगर इलेक्शन चल रहे हैं या फिर अभी तक नहीं हुए हैं,
उस टाइम तक यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। और इन केस ऑफ जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट थे वी गिरी, जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करा था। जब इन्होंने रिजाइन कर दिया था तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह ने एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करा था। और ऐसे ही यहाँ पर एक ना अदरवाइज है, अदरवाइज में आप चीज़ें लेके आ सकते हो कि मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है अभी ऑफिस में है, ना तो उन्होंने वेकेट करा है, रिजाइन भी नहीं करा है, उनकी टर्म भी अभी खत्म नहीं हुई है, बस वो ऐसे ही इल हो गए हैं, वो सिक हो गए हैं कुछ टाइम के लिए, तो ऑफिस अभी खाली है। उस केस में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को एज्यूम करेंगे, वही जो होंगे वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। और अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है, ये ऑफिस भी वेकेंट है, तो उस केस में फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर ये भी नहीं है तो उस केस में फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होंगे वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो ये था कि प्रेसिडेंट के केस में वैकेंसी का कैसा सिनेरियो रहता है। अब हमने देखना है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। इनके लिए एक्सपायरी का सेम है कि अगर टर्म खत्म होने वाली है तो टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, दैट इज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। और इन बाकी सारी सिचुएशन में रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज इन सारे केसेस में भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब ये नेक्स्ट पावर्स हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट की है नहीं कुछ खास, जो प्रेसिडेंट की है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।